अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 13 मई 2025 है, मंगल का दिन है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बाहमी कशमकश जो टेंशन है, उस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग जो और अहम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। आप में से अक्सर लोग सोचते हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि क्या वजह है आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ही घुस गए हैं और पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स की तरफ वापस नहीं आ रहे। इसकी वजह खालिस्तान प्रोफेशनल है। बहुत से लोग इसको समझते नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि जो जंग की सूरत हाल पैदा हुई, दहशतगर्दी हुई पहलगाम की, उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। ये जो 4 दिन की जंग हुई, इससे खित्ते के और पाकिस्तान के ख़ास करके जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, वो यकसर बदल गए हैं। और अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी, वो इन्हीं डायनामिक्स और इन्हीं सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर से जद्दोजहद करके आगे बढ़ेगी। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्टिंग चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मैंने देखा जो हिंदुस्तानी अखबारात की जीनत बनी है, उसकी हेडलाइन बनी है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की फ़ौज का सीज़ फायर हो गया है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी सीज़ फायर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों की, 18-24 घंटों की जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस हवाले से, वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वो 22 मिनट की तकरीर है, 22 मिनट की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा जो नया ताल्लुक है, वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह का होगा। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। इसे हमने सिर्फ सस्पेंड किया है, हेल्ड इन अबेंस किया है। और पाकिस्तान के साथ जो नया नॉर्म है, हमारा जो नया नॉर्मल या नया नॉर्म है, वो ऑपरेशन सिंदूर है। इसकी क्या अहमियत है, इसे दुनिया इतनी अहमियत से, इतने गौर से इसे क्यों देख रही है, इसके ऊपर मैं बहुत तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और भी बहुत सी ज़ाहिर ऐसी थी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन सबसे पहले वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मुझे आपको बताना ये है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी हुकूमत पाकिस्तान जो है, भाई लोगों ने चूँकि अब कार्रवाई शुरू कर दी है, उन्होंने दबादब हिंदुस्तान के देखा देखी, बिकॉज पहले 3 साल तो उनको ख्याल नहीं आया, मेरे ख्याल उनको पता ही नहीं था कि कोई ऐसा कानून भी बनाया जा सकता है जिसमें आप एक कंट्री स्पेसिफिक के अंदर यूट्यूब के चैनल को बंद करवा दें। तो चूँकि हिंदुस्तान ने उनको ये राह दिखाई है और हिंदुस्तान बड़ा भाई है, इसलिए पाकिस्तान की जो हुकूमत है या इदारे हैं, उन्होंने धड़ाधड़ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल जो हैं वो बंद करने शुरू कर दिए हैं। 3-4 तो बंद कर चुके हैं। अहमद नूरानी साहब का बंद कर दिया है, वक़ार मलिक साहब का बंद कर दिया है, सबीक आज़मी साहब का बंद कर दिया है। और इसका मतलब है कि बहुत जल्दी बाकी सारे चैनल भी बंद कर दिए जाएंगे। तो मैं इस स्टेज पे आपको 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूँ, मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है। ये एक अमेरिकन चैनल है, इसमें आप ज्वाइन करेंगे तो किसी को आपकी आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा। इस चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी आपको चैनल दिखा रहा हूँ, इसका पिंड कमेंट भी मैं आपको दे दूंगा। और मैंने पिछले 1-2 घंटे पहले इसको ट्वीट किया था। अब तक 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्वाइन करें, ताकि हमारा ये चैनल बंद भी हो जाए तो हमारा जो एक राब्ता है, यानी वर्ल्ड वाइड तो हम रहेंगे, वो तो हम चलते रहेंगे, अमेरिका में, कनाडा के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मशरक़ वस्ती में, उन तमाम जगहों पे तो हमारा रिलेशनशिप आपके साथ रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको जो मैंने ये जो व्हाट्सएप का चैनल बनाया है, इससे आप ज्वाइन करें, ताकि हमारा अब डायरेक्ट अनसेंसर्ड रिलेशनशिप जो है वो आपके साथ रह सके। दूसरी चीज़ ये है कि वो तो पुरानी बात हो गई ना कि हम पाकिस्तानी हैं, वीपीएन पे हमारा गुजारा है। अब तो पिछले 3 साल से यही हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। वैसे भी इस चैनल का यूआरएल तो ब्लॉक किया जाता था। अब मेरा ख्याल है कि जिनमें से आप लोगों में जिसको अभी वीपीएन की आदत नहीं है, तो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत से वीपीएन दिखा रहा हूँ। कोई वीपीएन पसंद कर लें जो आपको ऐसा वीपीएन पसंद करें जो ऐसे इलाके के अंदर जाके खुले जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, वहाँ का कोई वीपीएन आप अभी से ढूंढ के रख लें। बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि 24 घंटे से ज़्यादा अब हमारे पास रह गए, शायद 24 घंटे भी हमारे पास ना हो। तो ये 2 रिक्वेस्ट हैं जो मैं चाहता हूँ। कितनी वैसे मज़े की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है हिंदुस्तान में, उसने भी हमें बंद किया हुआ। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, ये चैनल हिंदुस्तान में भी बंद है, अब ये पाकिस्तान में भी बंद होने लगा है। और इससे आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं, बड़ी आयरनी है ये कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत और यहाँ शरीफ जरदारी आसिम की हुकूमत में भी वही चीज़ हो रही है पाकिस्तानी चैनल्स के साथ, जो कि हिंदुस्तान में हो रही है। आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी की जो स्पीच है, उसे हिंदुस्तान के जो स्ट्रेटिजिक एनालिस्ट हैं और अमेरिका के और मगरब के जो एनालिस्ट हैं, उसे बहुत गौर से देख रहे हैं और वो समझते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है आ चुकी है खित्ते में। खित्ते अब जो है वो बहुत बड़े ख़तरात की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के मैंने अखबारात देखे हैं, वहाँ पर कोई मैंने ऐसा कमेंट अभी देखा नहीं है। वहाँ पर लोग अभी तक इसी चीज़ के शादियाने मना रहे हैं कि हमने 5 जहाज़ जो हैं, 3 हमने राफेल, और हमने एक मिग-29 और एक हमने SU-30 MKI जो है उसको गिरा दिया। अभी तक पाकिस्तानी उस नशे से बाहर नहीं निकल सके। वो ठीक है, बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन नए ख़तरात पैदा हो रहे हैं।
नरेंद्र मोदी का ये कहना कि पाकिस्तान के साथ हमने एक नया नॉर्म जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर को अभी हमने महज हेल्ड इन एबेंस किया है, उसे हमने सस्पेंड किया है, ये ऑपरेशन जारी रहेगा और अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू हो जाएगा। इस सारी चीज़ के ऊपर मैं बड़ी तफसील से कमेंट करूंगा, लेकिन एक दो और डेवलपमेंट्स को हम साथ देख लेते हैं। डीजीएमओस की जो मीटिंग हुई पिछले दिन गुज़िश्ता 5 बजे के दरमियान, पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल काशिफ थे, हिंदुस्तान की तरफ से जनरल सागी, पता नहीं क्या उनका नाम है। बहरहाल वहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हुए। एक फैसला ये था कि कोई सिंगल बुलेट भी, एक सिंगल गोली भी नहीं चलेगी। दूसरा ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहाँ-जहाँ हैं बॉर्डर्स पे, वहाँ पे ट्रूप्स की जो कंसंट्रेशन है उसे रिड्यूस किया जाएगा, नॉर्मल हालात की तरफ उसे जो है वो ले जाया जाएगा। इसके बाद से हिंदुस्तान के तकरीबन 32-33 एयरपोर्ट जो उनके नॉर्थ ऑफ इंडिया में थे वो खुल गए हैं और अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से नॉर्मेल्सी की तरफ जो है वो रिटर्न करी। लेकिन इन्हीं 24 घंटों में जहाँ डीजीएमओ की मीटिंग हुई, डीजीएमओस की मीटिंग हुई, वहाँ हिंदुस्तान की मिलिट्री ने भी कुछ और ब्रीफिंग की है, जिसमें 4-5 उनके एयरफोर्स के ऑफिसर थे, नेवी के थे, मिलिट्री के ऑफिसर थे। उस ब्रीफिंग के अंदर हिंदुस्तान की मिलिट्री ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का आर्गुमेंट पेश किया, जो हिंदुस्तान के अपने सहाफ़ियों को भी हज़म नहीं हो रहा था और उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर खासी इंटरेस्टिंग बहस भी हुई है, लोगों ने खासा उसके बारे में सवालात उठाए हैं। जब हिंदुस्तान के जो एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर हैं, जो ग़ालिबन उनके ऑपरेशंस, डीजी ऑपरेशंस हैं एयरफोर्स के, ये ऑपरेशनल कमांड है, ये क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस हैं, ए के भारती, जिन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी कि भाई कॉम्बैट में ज़ाहिर लॉसेस होते ही हैं। ए के भारती साहब ने ये फरमाया कि हम तो ये सोचते ही नहीं थे, हम तो गए थे दहशतगर्दों पे हमला करने के लिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में दिया, हमें तो नहीं पता था कि हमारा पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारे ऊपर हमला कर देगी, हम तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के हमले के लिए तैयार ही नहीं थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन है। अब इसमें ज़रा नोट करें कि हिंदुस्तान ने उनकी जहाज़ों ने, इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों ने सरफेस टू सॉरी एयर टू ग्राउंड उन्होंने 24 मुकामात के ऊपर उन्होंने मिसाइल जो हैं वो दागे पाकिस्तान के 9 शहरों में, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान की फ़ौज से और पाकिस्तान की एयरफोर्स से तो था ही नहीं, हम तो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे। ये आर्गुमेंट है क्या? इस आर्गुमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका और इसराइल ने ये आर्गुमेंट 1980 में इस्तेमाल करना शुरू किया। ये है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म और अगेंस्ट द टेररिस्ट्स। वो ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट जो हैं उनका किसी स्टेट से ताल्लुक नहीं है। अमेरिका ने, रोनाल्ड रेगन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1980 से 1988 के दरमियान में, तो एक ज़माने में मुझे बहुत मशहूर वाक़या है कि जर्मनी में म्यूनिख में एक कैसीनो में बॉम्बिंग हुई, दहशतगर्दी हुई, जिसमें चंद अमेरिकन सर्विसमैन या तो हलाक हुए या शदीद ज़ख्मी हो गए। और उसके एक दिन के बाद या 12-14 घंटे के बाद अमेरिका ने लिबिया में स्ट्राइक्स की, ये कह के कि मुअम्मर कज़ाफ़ी जो हैं वो इसके पीछे थे और उसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी की एक बेटी जो है वो भी जाँ बहक हुई थी। और उसके बाद से पैराडाइम ये है कि आप दुनिया में किसी भी जगह पे अगर आपके पास अपनी कोई एविडेंस आपने कर ली है, आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका और इज़राइल ने 1980 के बाद से ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अगेंस्ट टेररिज्म है, इसको उन्होंने बार-बार इस्तेमाल किया है। अब हिंदुस्तानी जो हैं, जो कह रहे हैं कि हम बड़े सरप्राइज़ हुए कि इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स का झगड़ा हो कैसे गया, वो बेसिकली तौर पे इसी आर्गुमेंट को आगे लेकर चल रहे हैं। ये आर्गुमेंट चल रहा था, ये हवा में था, ये लिखा जा रहा था, इस पे बात हो रही थी, जब नरेंद्र मोदी की स्पीच हुई, जो 22 मिनट की स्पीच थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने एक नई नॉर्म एस्टेब्लिश कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि महज सस्पेंड हुआ है। हम पाकिस्तान की हर हरकत को मॉनिटर कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है उसे दहशतगर्दी को छोड़ना भी होगा और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई और चीज़ होगी तो फिर दोबारा यही चीज़ जो है, यानी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रिपीट हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे से पहले जो हुकूमतें थीं, जैसे यूपीए की गवर्नमेंट वगैरह थी, वो बुनियादी तौर पर क्या, वो ज़माने में ये था कि रोग एलिमेंट्स जो हैं वो दहशतगर्दी करते हैं। हमारा प्रिंसिपल ये है कि रोग एलिमेंट्स के जो स्पॉन्सर हैं वो भी दहशतगर्द हैं और अगर हम रोग एलिमेंट्स हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करेंगे, हम इसको मानते ही नहीं, हम तो उनके स्पॉन्सर की तरफ जो है, उनके जो मालिक हैं, हम उनकी तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेसिकली क्या किया है बीजेपी ने, इसमें एक ख़ास पॉलिटिकल कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने हिंदुस्तान का जो थ्रेशोल्ड है टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ वायलेंस, एनी काइंड ऑफ टेररिज्म, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया। अब मैं आपको याद करवाऊंगा कि 1993 में जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर दहशतगर्दी हुई, उसको उड़ा दिया गया। शायद उस वक्त भी पाकिस्तान रिलेटेड था, क्योंकि वैसे तो वो बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे, दाऊद इब्राहिम वगैरह। लेकिन उस वक्त किसी ने ये सोचा नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर एक हमला भी किया जा सकता है। 2008 में जब मुंबई में दहशतगर्दी हुई तो हमले का, पाकिस्तान के साथ जंग का सोचा ज़रूर गया, लेकिन ये एक बिल्कुल फेंट सा आइडिया था। उस वक्त की हुकूमत जो कांग्रेस की थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की, वो इसको कोई अमली जामा पहनाने को बहुत एक इम्प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ जो है वो समझते थे।
پھر اڑی میں جب بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس کے داغ بیل رکھی 2016 پہ کہ اڑی کے بعد انہوں نے ایک کاسمیٹک قسم کی لائن آف کنٹرول کے اوپر بڑی بھرپور قسم کی اسٹرائکس کی. وہ سرجیکل اسٹرائک تو نہیں تھیں, وہ ایئر فورس تو نہیں تھی اس میں بیسکلی طور پہ بارڈر ایکشن ٹیمز وغیرہ تھیں جس کو بیٹ کہتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کی ایک داغ بیل ڈال دی. پھر 2019 میں جب پلوامہ کے واقعے کے بعد انہوں نے بالا کوٹ کے اوپر ایک اسٹرائک کر دی, لیکن وہ بھی خاصی نرم تھی. لیکن اس دفعہ جو اسٹرائکس ہوئی ہیں اس میں بالا کوٹ ریز ٹو پاور 9 یا بالا کوٹ انٹو 9 ٹائمز ہو گیا ہے, اور اس کے اندر جیسا کہ خود آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ 31 پاکستانی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور اچھا اس میں یہ بھی چیز دیکھیے نوٹ کرنے والی ہے کہ بالا کوٹ سے اب تک کے درمیان جو 6 برس ہے اس میں ہندوستان نے اپنی جو مسل جو ٹارگیٹنگ جو پریسیجن ہے اس میں بہت اضافہ کیا ہے. اس وقت انہوں نے اسپائس بامز یوز کیے تھے لیکن وہ اس مدرسے کو ٹارگیٹ نہیں کر سکے تھے, بہت نیچے لگے تھے درختوں میں جا کے, پوری دنیا نے ان کا مذاق اڑایا تھا. اس دفعہ جو 24 میزائل مارے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے اہداف کے اوپر جا کے لگے ہیں. وہ اہداف کہیں مسجد تھا, کہیں مدرسہ تھا, کوئی اور بلڈنگ تھی, وہ سب ان کو جا کے انہوں نے ہٹ کیا. اس چیز کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ بڑی ڈینجرس قسم کی سچویشن کی جو نیا پیراڈائم نریندر مودی پیش کر رہے ہیں, یہ بڑی ڈینجرس قسم کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے. اور میں پاکستان کے اخبار, ٹیلی ویژن چینل اور ٹویٹر ہینڈل دیکھ رہا ہوں, کسی نے ٹھیک طرح سے اس کا انالیسس یا ادراک جو ہے وہ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے اندر جو اسٹرائکس کی ہیں پوسٹ پہلگام, وہ اپنے انالیسس کی حد تک تو ٹھیک ہے, وہ کنونس ہیں کہ یہ پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے, لیکن کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہ تو اپنے کسی کو دکھا سکے ہندوستان کے اندر. ان کی جو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی تھی, نہ انہوں نے دنیا کو دکھائی ہے, نہ پاکستان کو دکھائی ہے, نہ اپنے میڈیا کو دکھائی ہے, لیکن وہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے. اب اگر ان کا پیراڈائم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو اس کے لیے پاکستان ہی ذمہ دار ہوگا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ایک انسٹیبل قسم کا پیراڈائم جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی وہ کوشش یہاں پہ کر رہے ہیں. اب نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جو ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹاکس اینڈ ٹیرر, یہ بیسکلی سنا رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو, انہوں نے کہا کہ ٹاکس اینڈ ٹیرر جو ہیں وہ اکٹھے نہیں چل سکتے, واٹر اینڈ بلڈ بھی اکٹھے فلو نہیں کر سکتے, پانی کی طرف اشارہ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ریبیوک کرتے ہوئے, بیسکلی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو نام لیے بغیر ان کو سناتے ہوئے, نریندر مودی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ صرف 2 چیزوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے, یا تو دہشت گردی کے حوالے سے ہم پاکستان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, یا اگر کشمیر کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے تو پھر صرف یہ ہے کہ ہمیں پاکستان آکیوپائڈ کشمیر یعنی آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کی پوزیشن ہمیں چاہیے. یہ بیسکلی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شٹ اپ کال دینے کی کوشش کی گئی ہے, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 24 گھنٹے میں جو کشمیر کا شوشہ چھوڑ دیا ہے اس سے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی پریشان ہے. اور دنیا بھر کے جو اخبار ہیں BBC, CBC, ان میں یہ ہیڈ لائن بن رہی ہے کہ ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک اچھے خاصے کرائسس کا جو ہے وہ شکار ہو گئی. ایک دو میں کامنٹس اور کر دوں کہ ہندوستان کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ کوارڈ کے جو ہم تو کوارڈ میں تھے, جو 4 ممبر ہیں کوارڈ کے, اس میں ایک ہندوستان ہے, ایک جاپان ہے, ایک آسٹریلیا ہے اور ایک امریکہ ہے. اور یہ کوارڈ کریٹ کیا گیا تھا میرے خیال 2009 میں یا 8 میں. اس کا مقصد تھا چین کو کنٹین کرنا. تو ہندوستان میں اس وقت ایک شکایت کی جا رہی ہے کہ کوارڈ کا کوئی ممبر جو ہے, چین تو پوری طرح سے ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا, لیکن کوارڈ کا کوئی ممبر جو ہے وہ ہماری مدد کو نہیں آیا. اچھا, کوارڈ کے ممبرز کے اندر بھی جو اینالسٹ ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے, وہاں پر بھی یہ فیلنگ ہے کہ ہندوستان نے کوارڈ میں بھی کچھ نہیں کیا تھا, ہندوستان کوارڈ میں بھی آنکھیں چراتا تھا, اور ہندوستان سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ چین کو کنٹین کرنے میں ہندوستان ایک ملٹری انیشیٹو لے گا یا کنٹریبیوٹ کرے گا, لیکن چین سے مقابلہ کرنے میں ہندوستان کنی کتراتا رہا. لیکن اب کوارڈ کے ممبران کے جو اینالسٹ ہیں ان کو ان کا یہ فیلنگ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس سے جو توقعات تھیں کہ بھئی یہ چین کے خلاف کھڑا ہوگا, یہ تو پاکستان جو چین کی پراکسی ہے, یہ پاکستان جو اس وقت مفلوق الحال ہے, غریب ہے, ہندوستان تو پاکستان کو بھی ٹھیک طرح سے اس سے نپٹ نہیں سکا, اس کو مینج نہیں کر سکا, کنٹرول نہیں کر سکا. اور پاکستان کا جو سٹیٹس ہے ایز اے فائٹنگ فورس وہ ان ویسٹرن اینالسٹ کی نظر میں خاصا بلند ہو گیا. یہ ایک خاصی ایسی ایک ٹرانسفارمیٹو چینج آئی ہے جو ہندوستان کے لیے بڑی پریشان کن ہے, اور پاکستان کے لیے آف کورس بڑی پازیٹیو ہے اگر اس کو ٹھیک طرح سے ہینڈل کر سکیں. اچھا, اب اس میں دیکھیں کہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی 2 سٹوریز کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. نیو یارک ٹائمز کی سٹوری یہ ہے کہ نارملسی ریٹرنز ٹو انڈیا اینڈ پاکستان آفٹر دی DGMO's میٹنگ, اور اس کو انہوں نے خاصی ڈیٹیل دی ہے. لیکن واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کی ہیڈ لائن دیکھیے, وہ ہے کہ انڈیا پاکستان سیز فائر ہولڈز بٹ بیٹل لائنز ہیو چینج. انڈیا پاکستان سیز فائر ہولڈز بٹ بیٹل لائنز ہیو چینج, یعنی سیز فائر تو ہولڈ کر رہا ہے فار دا ٹائم بینگ, لیکن جنگ کی تمام جو بیٹل لائن تقاضے اور ڈائنامکس ہیں, اس کی تمام جو اس کی جو نیچر اینڈ فارم ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اور جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو سارا ایکسپلین کیا کہ جو کچھ نریندر مودی کہہ رہے ہیں اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا.
इसी वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट जो हैं नजम सेठी साहब को कोट किया गया है, जो इस तमाम सूरत हाल की तरफ जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करने की, उसके हवाले से नजम सेठी साहब का ख्याल है कि ये खासी परेशान कुन की सिचुएशन है और ये डेंजरस सिचुएशन है। और वो कहते हैं कि मैं इस हवाले से बहुत परेशान हूँ। मैं नजम सेठी साहब के साथ अपनी आवाज़ मिलाना चाहता हूँ और मैं भी समझता हूँ कि मैं भी बड़ा परेशान हूँ। अब आप में से बहुत से लोग फौरी तौर पे ताना देना शुरू कर देते हैं कि जनाब नजम सेठी आपके मेंटर हैं, ये हैं, वो हैं, बंदा नहीं है सही, 2 नंबर है। वो तो इसमें मेंटर का मसला नहीं है, इसमें सिर्फ बात ये है कि पाकिस्तान के मीडिया की स्पेस में जितने भी लोग कमेंट करते हैं रीजनल या इंटरनेशनल इश्यूज़ में, उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी मैच्योर हो रीजनल और इंटरनेशनल डायनामिक्स में जितनी कि नजम सेठी साहब की है। एक ज़माने में वो इकोनॉमिस्ट के लिए भी पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे, पता नहीं अब लिखते हैं कि नहीं लिखते, लेकिन इकोनॉमिस्ट के पीसेस जो हैं वो अननेम्ड होते हैं। तो नजम सेठी का जो ये एनालिसिस है कि ये एक बहुत ही अजीब-ओ-गरीब किस्म की सूरत हाल डेवलप कर गई और वॉशिंगटन पोस्ट का भी एनालिसिस ये है कि जो एक फ्रेजाइल पीस है, पाकिस्तान में लोग अभी तक खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन जो एक फ्रेजाइल पीस है कि कितना कमज़ोर और नाज़ुक पीस है, जो किसी वक़्त भी ख़त्म हो सकता है ये अमन, इसका पाकिस्तान में लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मैं आपको एक और पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ज़ाहिर है कि बड़ी सोच है कि हमारा असल में मुकाबला पाकिस्तान में किसके साथ है। मैं आपको याद करवाऊँगा कि जो ये 4 दिन की जंग थी, इसके आखिरी 24 घंटे हिंदुस्तान ने क्या करते हुए गुज़ारे? ज़रा ज़हन पे ज़ोर डालें। बिल्कुल सही, अगर आपको याद आ गया है, हिंदुस्तान ने ये 24 घंटे पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की फैसिलिटीज़ पे, एयर बेसेस पे, स्ट्रिप्स पे ताबड़तोड़ हमलों में गुज़ारे। और मुनिसा जहांगीर साहिबा जो हैं वो भी कहीं मोटरवे पे सफ़र कर रही थी गुजरांवाला और लाहौर के दरमियान में, तो वहाँ से उन्होंने एक वीडियो शेयर की है अपने ट्विटर पे, जिसमें वो बताती हैं कि किस तरह से जब वहाँ से गुजरे तो पता चला कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मोटरवे के ऊपर लैंडिंग और उसको एज रनवे या स्ट्रिप के तौर पे इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस भी पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही थी। ये वैसे पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत पुराना प्लान है, मैंने कुछ बहुत साल पहले भी मैंने देखा था कि वो इस किस्म की एक्सरसाइजेस करते रहे मोटरवे के ऊपर। लेकिन यहाँ से अब आपको एक और भी चीज़ पता चलती है कि ये इस पे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में बेतहाशा महारत का, प्रोफेशनल एक्सेलेंस का J-10 मुज़ाहरा किया उन्होंने, J-10C का बहुत बेहतर उन्होंने इस्तेमाल किया, PL-15 का इस्तेमाल किया। लेकिन मत भूलें कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल डेप्थ है वो बड़ी कम है। अल्टीमेटली इन जहाज़ों को खड़े होने के लिए भी कोई स्पेस चाहिए, इनको हैंगर्स चाहिए, इनको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। हर वक्त जहाज़ जो है वो फ़ज़ा में नहीं रह सकते। हिंदुस्तान ने ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर उनका कोई मुकाबिल है जो उनका रास्ता रोक सकता है, तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। अब इसका दूसरा एलिमेंट उन्होंने जो नोट कर लिया है जिस पे अब बड़ी बहस होने वाली है, वो ये है कि पाकिस्तान हमें बेसिकली तौर पे न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी कि मिलियंस ऑफ पीपल कुड हैव डाइड, उसके बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने दर हकीकत नरेंद्र मोदी को न्यूक्लियर उन्होंने कहा कि ख़तरा है, न्यूक्लियर जंग हो सकती है, इसका ख़तरा है। तो अब हिंदुस्तान में ये एक चीज़ लिखी जा रही है, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के अंदर आप इसके हवाले से सेमिनार देखेंगे, थिंक टैंक्स की डिस्कशन देखेंगे, पॉलिसी पेपर देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है हिंदुस्तान को, दुनिया को, और इसमें एक नैरेटिव जो है वो शेप किया जाएगा। अब इसी 24 घंटे पे पाकिस्तान एयरफोर्स, वापस आ जाएँ एयरफोर्स पे, एयरफोर्स के जो एयर वाइस मार्शल हैं जनाब औरंगज़ेब अहमद साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की डिफाइंस का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू का, पाकिस्तान की पूरी रेजिस्टेंस का जो एक फेस बन चुके हैं। वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट मैन, बहुत वेल स्पोकन, वेरी आर्टिकुलेट। तो औरंगज़ेब अहमद जो है उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग की जिसमें उन्होंने ये कहा कि 1971 के बाद सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान के बेसिस को, ये जगहों को टारगेट किया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तो वो अब इसमें किया है। ये वैसे थोड़ी हेडलाइन वैसे बनी हुई है अखबार की, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात वैसे थोड़ी सी अजीब इसलिए है कि 1971 के बाद से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई ऐसी जंग हुई ही नहीं जिसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल होता। बिकॉज कारगिल की जंग थी, उसमें तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, बिकॉज उस जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स को कॉन्फिडेंस में जनरल मुशर्रफ ने लिया ही नहीं था। तो जब हिंदुस्तान ने अपनी एयरफोर्स यूज़ करनी शुरू की, कारगिल की जो हिल्स थी, माउंटेन्स थी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स को कहा था उस वक्त पाकिस्तान आर्मी, लेकिन उन्होंने उस वक्त टका जवाब दे दिया कि अगर हम इसमें इंडक्ट होंगे तो फिर एक ओवरऑल जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान में छिड़ जाएगी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का यूज़ हुआ ही नहीं 71 के बाद। 65 में ये जितने भी एयरपोर्ट्स थे हिंदुस्तान के नॉर्थ में जो ऑपरेशनल यूज़ होते हैं मिलिट्री या एयरफोर्स पर्पसेस के लिए, कश्मीर का हो, पठानकोट का हो, आदमपुर का हो, उधमपुर का हो, इन सब को पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पीएफ ने 1965 में इन सब को तबाह कर दिया था और ये नाकारा हो गए थे जंग के शुरू में ही 3-4 दिन में, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स जो है वो इन एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल ही नहीं कर सकी थी। अच्छा, जैसे कि प्रवीद सोनी साहब ने अपनी एक वीडियो में बड़ा खूबसूरत एक्सप्लेन किया चंद दिन पहले, उन्होंने कहा कि
जो पुरानी जंग थी 65-71 की, उसमें इंडिया और पाकिस्तान में एयरफोर्स का रोल जो है वो सपोर्ट रोल था। ग्राउंड पे कॉम्बैट ट्रूप्स को, यानी असल लड़ाई जो थी वो आर्टिलरी ने, आर्मर्ड ने लड़नी थी, और उनकी मदद करने के लिए एयरफोर्स हुआ करती थी। 65 में एयरफोर्स इंडिया की नॉकआउट हो गई तो पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस जो है उन पे हिंदुस्तान हमला न कर सका, और पीएफ ने बहुत प्रोटेक्ट किया अपने ग्राउंड फोर्सेस को। 71 में पीएफ जो है उसकी भी गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई थी, इवन वेस्ट पाकिस्तान की साइड पे। तो बहरहाल ये उसकी एक हिस्ट्री है। अब इसमें जो मज़े की बात हुई है, औरंगज़ेब साहब का जो जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि औरंगज़ेब अहमद जो हैं, वो तो डेफिनेटली इस वक्त एक पाकिस्तानी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अब उसकी सेलिब्रेशन जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा सियासी तौर पर उठाया जा रहा है और उनको पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। एक साहब हैं जिनका नाम गालिबन कोई नजम वली खान है, ये पता नहीं कौन है, कोई पीएमएलएन के मुझे लगता है सपोर्टर हैं, और उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आपको कौन चाहिए, कौम को मुखातिब करके कहा है कि इमरान खान चाहिए या औरंगज़ेब अहमद चाहिए, इमरान खान चाहिए, औरंगज़ेब चाहिए। मैं आपको ये ट्वीट दिखाता हूँ। इससे ज़्यादा फ़नी, अहमकाना और स्टूपिड बात जो है वो हो नहीं सकती। यानी दोनों का रोल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पाकिस्तान की रियासत में और उसकी तारीख़ के अंदर। इमरान खान एक सियासी लीडर हैं, एक नेशनल लीडर हैं, 73 बरस के हैं, उनका रोल जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में बिल्कुल मुख्तलिफ है। औरंगज़ेब अहमद जो हैं वो एक पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, जवान हैं, वो एक सोल्जर हैं, और दोनों का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से कि हॉस्पिटल के अंदर अगर आप जाएँ और वहाँ पर ऐसे कहते हैं आपने करवानी है सर्जरी, लेकिन आप कहते हैं मैंने सर्जन से नहीं करानी, मैंने नर्स से करानी है, मैंने सर्जन से नहीं करानी, मैंने इसे कहते हैं फिजिशियन से करानी है। या आपको है डायबिटीज़, आप कहते हैं मैं सर्जन से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। या आपने करवानी तो सर्जरी है, लेकिन आप कह रहे हैं ये नर्स बड़ी सोहनी है, ये नर्स जो है इससे मैंने अपनी सर्जरी करानी है, या एनेस्थीसिया देने वाली लड़की जो है डॉक्टर है उससे मैंने अपनी करवानी है। तो ये नजम वली खान साहब जो हैं, इनको को पूछे कि आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको एयरफोर्स चाहिए, ये आर्मी चाहिए, एयरफोर्स चाहिए, ये नेवी चाहिए। फिर देखें नजम वली खान साहब रहते हैं पाकिस्तान में कि नहीं रहते। मुझे बड़ी उम्मीद है कि डीजी आईएसपीआर जो हैं, चूँकि गुज़िश्ता चंद दिनों से उनको एक इंतहाई प्रोफेशनल और ज़िम्मेदार ऑफिसर के रूप में हमने देखा, जो परेशान भी थे, जो सोए हुए भी नहीं थे, स्लीपलेस थे, लेकिन अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो डीजी आईएसपीआर की तरफ से कोई नजम वली खान साहब को एडवाइस करे कि भाई क्यों आप तफरका डाल रहे हैं, एक कौम मुत्तहिद हुई बड़ी मुश्किल से, हिंदुस्तान की मिन्नती हो गई है, मोदी की वजह से ही हो गई है, तो क्यों आप लोगों में इस वक्त डिविजन्स जो हैं वो पैदा कर रहे हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल थोड़ा सा जस्टिस मार्कंडे काजू जो हैं, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस लिखा है, वो मसलसल इसको ट्वीट भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जंग जो है इससे सबको फ़ायदा हो गया है। उसमें उन्होंने 3 तस्वीरें भी कही हैं, इसमें कहा कि ट्रंप को भी फ़ायदा हो गया है इससे, चीनियों को भी फ़ायदा हो गया है इससे, इससे मोदी को भी फ़ायदा हो गया है इससे, पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर साहब को फ़ायदा हो गया है, जो खासे गैर मकबूल थे, आजकल वो बहुत मकबूल है। अभी हाल ही में गुज़िश्ता 24 घंटों पहले उनको बहुत ही हंसते मुस्कुराते, बहुत खुशी में, बहुत कॉन्फिडेंटली उनको सीएमएच कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में देखा गया, जहाँ जो पाकिस्तान के जवान ज़ख्मी हुए उनकी अयादत करने के लिए वो गए थे। वो लग रहा था कि बहुत मुतमईन है, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और ऑफ कोर्स वो अब इतने कभी भी पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं थे जितने इस वक्त वो अपने आप को महसूस करते होंगे, टिल एनीथिंग न्यू हैपन्स। एट द सेम टाइम नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी इस तकरीर को देख लें, उनकी पूरी बातचीत को देख लें कि उन्होंने, उनके बारे में आम ख्याल है कि आने वाले कई इलेक्शन जो हैं, स्टेट इलेक्शंस को वो जीत लेंगे, और बड़ी कंफर्टेबल उनकी पॉलिटिकल पोजीशन बन गई है, वो एक स्ट्रांग हैं, वो डिसाइसिव हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमले करके दिखा दिया। और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनका भी सीवी बनता चला जा रहा है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। चीनियों ने असला बेच लिया, इसराइलियों ने असला बेच लिया। अब असला के ऊपर आ जाएँ तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दें कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि 4 दिन की जो जंग है इसका हम पे फाइनेंशियल प्रेशर इतना नहीं पड़ा कि हमारे कोई फिस्कल इम्बैलेंसेस का क्रिएट हो जाए। वैसे कम से कम भी $1 बिलियन से ज़्यादा तो हमारे ठुक गए होंगे, और ये दोनों मुल्क जो हैं इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं तेल, सिर्फ जो हवाई जहाज़ों का तेल ही है वो भी पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। और जो बेसिस दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के तोड़े हैं उनको भी रिपेयर करने में 100 से ज़्यादा लोग, तो कम से कम अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जान बहक भी हुए हैं। तो नुकसान तो खासा हुआ, पर वो कहते हैं कि नहीं हमारे लिए कोई फिस्कल इम्बैलेंस नहीं है। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि जो डिफेंस परचेजेस, उसका इक्विपमेंट लेना है या डिफेंस का खर्चा बढ़ना है, तो उस पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वो तो ज़ाहिर है अब डिफेंस के लिए हमें करना ही पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि फैसला हो गया है कि नए चीनी जहाज़ लिए जाएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, और एक का तो मुझे नाम भूल गया क्या है, लेकिन चेंगडू का जो चेंगडू जिसने J-10C बनाया, उसी का J-20 जो है, जो 5th जनरेशन है,
اس کو ایکوائر کیا جائے گا. اب چینگڈو کے شیئرز جو ہیں وہ گزشتہ چند دنوں میں 40% اس کی قیمت میں شیئرز جو ہیں ان کی پرائس میں اضافہ ہو گیا 40%. اور دوسری طرف سے جو رفیل کا مینوفیکچر ہے ڈسالٹ ایویشن، ان کے شیئرز میں نے لاسٹ انڈین ایک پبلیکیشن ہے دی منٹ، اس میں نے دیکھا تھا کہ 9% اس کے اندر کمی ہو گئی ہے. برآمد میں 40 سے اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو پروڈکٹ ہوگا، جو جہاز ہے، اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا. چینی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا اسلحہ بہت بہتر داموں پہ دنیا میں فروخت کریں گی. اب ایک میں آپ کو چیز دکھاؤں کہ پروفیسر اشوک سوین جو ہیں، جو اپسالا یونیورسٹی سویڈن میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو لگائی ہے جس میں دیکھتے ہیں کہ باگلیار ڈیم جو ہے اس سے کھڑا کھڑ دھبا دھب پانی بہہ رہا ہے پاکستان کی طرف. پیچھے باگلیار ڈیم اگر نظر اٹھائیں اس ویڈیو میں، اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو ڈیم بھی اوپر تک بڑھا ہوا ہے نکا نک. اور اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں پانی روکنا کوئی یعنی بیسکلی ان کا ہے کہ پانی ان کو اس لیے چھوڑنا پڑ گیا، ناٹ دیٹ کہ کوئی نریندر مودی کی حکومت جو ہے اس کو کوئی نرمی آ گئی ہے پاکستان پہ، کیونکہ ان کے پاس ٹوٹل باگلیار کے پیچھے جو ریزروائر کیپیسٹی تھی وہ صرف 3 ملین ایکڑ فیٹ کی ہے، جبکہ 133 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے اس پورے سیزن میں کوئی کچھ 6 7 8 مہینوں میں وہ یہاں سے گزر کے پاکستان کا ایز پر دی انڈس واٹر ٹریٹی اس نے پاکستان کی طرف جانا ہوتا ہے. تو کوئی کیپیسٹی ان کے پاس جو ہے اس وقت نہیں. دیٹ برنگز اس ٹو اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن کہ بیسکلی تو نریندر مودی اور ان کی حکومت نے بات تو کر دی ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ رکھیں گے، ہیلڈ ان ابیئنس ہے، لیکن فوری طور پر ان کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ وہ پانی کو روک کے بھی رکھ سکیں یا اس کو کہیں ڈائیورٹ کر سکیں. اور ایسا میکینزم ڈیولپ کرتے ہوئے ان کو 5 5 10 10 سال لگتے ہیں. کہتے ہیں ایون جو فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے ان ڈیمس کی، اس کی جو ڈرائنگس ہوتی ہیں اس میں بھی 4 4 5 5 سال لگتے ہیں، اور اس کو بنانا کھڑا کرنا جو ہے کہ کم از کم 8 10 سال کا کام. اب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے. دیکھو سب سے بڑی جو پاکستان کو پریشانی ہے وہ نریندر مودی کی جنگ کی ان کو اتنی نہیں ہے جتنی ان کو پانی کی ہے. اور اس میں گو کہ ہندوستان میں اس وقت بہت زیادہ اسٹرانگ فیلنگ پائی جاتی ہے چین کے خلاف، اور یہ کہ چین نے پاکستان کی بڑی مدد کی، چین نے J10C دی ہے، انہوں نے کو سیٹلائٹ کوریج دیا، انفارمیشن شیئرنگ کی. لیکن چین پاکستان ہندوستان دونوں کی مدد کر سکتا ہے دونوں طریقوں سے. پاکستان کے پانی میں اور ہندوستان کی دہشت گردی کا جو کنسرن ہے کہ پاکستان سے ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ چین کی بہت سی کوالیفیکیشنز ہیں جو کسی اور ملک کی نہیں ہے. چین ہندوستان کا اپر ریپیرین بھی ہے، چین کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ اکسائی چین کی سائڈ پہ ہندوستان کے ساتھ ملٹری کانفلکٹ بھی ہے. چین ہندوستان کا نیبر بھی ہے، چین کا ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ بائیلیٹرل ٹریڈ بھی ہے، چین کے پاکستان کے ساتھ بھی بہت ہی ٹرسٹ کے ریلیشن شپ ہیں. لیکن چین کی ایک اور بھی کوالیفیکیشن ہے، چین کی 2 اور کوالیفیکیشنز. ایک تو یہ کہ چین واحد بڑی پاور ہے جو دہشت گردی کے اصولی طور پہ خلاف ہے. ان آل فارمز اینڈ مینیفیسٹیشن چینی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک یا ریاست کو کہیں پر بھی دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے. وہ کسی بھی شکل میں دہشت گردی کو انکریج نہیں کرتے. دنیا کے کسی بھی کونے میں پیپلز ریپبلک آف چائنا نے 1948 سے جب تک پیپل ریپبلک آف چائنا بنا ہے کبھی انہوں نے ٹیررزم کو کہیں پر بھی ایز اے ٹول استعمال نہیں کیا. سب نے استعمال کیا، ہندوستان نے کیا، امریکہ نے کیا، برطانیہ نے کیا، مغرب کی طاقتوں نے کیا، روس نے کیا، انسرجنسیز کو کہیں انہوں نے سپورٹ دیا، امریکہ نے ہر جگہ، ہندوستان نے، پاکستان نے انسرجنسیز کو سپورٹ کیا، BLA کے ساتھ میں انوالو ہیں، پاکستان نے کشمیر میں انسرجنسی کو سپورٹ کیا. لیکن چین نے کہیں انسرجنسیز کو سپورٹ نہیں کیا. چین کی پرنسپل پوزیشن ہے کہ ٹیررزم اینڈ وائلنس ایک ٹول آف پولیٹیکل پالیسی جو ہے یہ انٹرنیشنل پالیسی نہیں ہو سکتے. یہ چین کی وہ کوالیفیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے چین پانی اور دہشت گردی دونوں کے معاملات میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک ٹرسٹ بلڈنگ کا کام کر سکتا ہے، وہ اعتماد دے سکتا ہے، دونوں ملکوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد دے سکتا ہے. اگر چین پاکستان کو سمجھائے اور گارنٹیز دے ہندوستان کو وائلنس کے حوالے سے جو ہندوستان کے کنسرنز ہیں کشمیر کے حوالے سے، تو چین یہ گارنٹیز دے سکتا ہے، اور چین ہی پاکستان کو ہندوستان کے پانی کے حوالے سے بھی گارنٹیز جو ہے وہ دلوا سکتا ہے. یہ میں ایک آئیڈیا میں نے لانچ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی کی بات سمجھ میں آ جائے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.